हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोर मॉडल हमने स्टार्ट किया था। बोर मॉडल में मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसके अजम्पशंस क्या थे, या फिर हम रेडियस को किसी यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम को किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेबल केवल यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए ही है। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन आज मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एक ऑर्बिट की एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज कांस्टेंट। ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, उसकी कैलकुलेशन हम किस टाइप से करेंगे वो भी हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम पे ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहा हूं मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की। किसी भी एन सेल की ऑर्बिट की एनर्जी ई है, जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर। बोर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है, वो उसकी ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम के इक्वल होती है। मींस टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन which is sum of its potential and kinetic energy। वो उसकी एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज के अकॉर्डिंग होती है। दोनों के सम के इक्वल होती है। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हो सकती है या फिर उस ऑर्बिट की एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम की हम बात कर रहे हैं। यानी टोटल एनर्जी टीई, इसको मैं ई से नोट कर रहा हूँ, या फिर ई एन ऑर्बिट की एनर्जी है, वो एन फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मींस टोटल जो एनर्जी होती है टीई इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर या एक स्टेशनरी स्टेट के अंदर उसकी टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जो कूलम्बिक फोर्स बताया था वो था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के डायरेक्टली पोर्शन था। समझ गए इस चीज को। जबकि यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो आर है, जेड एटॉमिक नंबर है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है सीजीएस में, इसको हम हटा देंगे यहाँ पे। और ई पहले बता चुका हूँ मैं, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ई प्रोटॉन है, ई इंटू ई दोनों का चार्ज इक्वल होता है। केवल मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जेड एटॉमिक नंबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। देन वी कैन से दैट टोटल एनर्जी यानी कि ई एन सेल की जो एनर्जी है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये नेट एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल एनर्जी पुट किया मैंने और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। वी नो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन फर्स्ट जो रेडियस के अंदर मैंने आपको रिप्रेजेंट करवा रखी है, विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन फर्स्ट मैंने आपको पुट करवा रखी है। ये हम लेके किससे आए थे, ये हम लेके आए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दोनों के इक्वल से ये आया था हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया था। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पे पुट कर दिया हमने। देन आपके पास जो नेट एनर्जी है वो कितनी आ गई, एन सेल विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर अपॉन आर रख दिया हमने, हाफ ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर।
ध्यान दे लेना। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नेट एनर्जी आपके पास वो आ गई माइनस ऑफ हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये नेट एनर्जी है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और जो टोटल एनर्जी है वो है माइनस हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इससे हम तीनों एनर्जीज का रिलेशन दे सकते हैं। इससे हम तीनों एनर्जीज को अगर देखें तो तीनों एनर्जीज का रिलेशन दिया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। तो दोनों से हम क्या बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, तो काइनेटिक एनर्जी से ये तो हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगी और ये 1 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, मींस पोटेंशियल एनर्जी से दुगनी है लेकिन नेगेटिव साइन है उसके साथ, इसलिए ये रिलेशन दे दिया मैंने। या फिर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को टी से नोट कर रहा हूं मैं, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू 2 इंटू En, एनर्जी ऑफ एन सेल। ये हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है और ये जेड स्क्वायर अपॉन आर है, ये इससे जस्ट दुगनी है और माइनस माइनस साइन दोनों के इक्वल है, तो पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होती है टोटल एनर्जी से किसी सेल की। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, और टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में भी ये हाफ है जेड स्क्वायर अपॉन आर है और ये प्लस में हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर है, मींस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये रिलेशन आ गई, यानी कि एक चीज अगर हमें गिवन है तो हम बाकी की दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल से काइनेटिक कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल से टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल विच इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और आर रेडियस है, रेडियस जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, विच इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये हम पहले निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू को, रेडियस की इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन E of n which is equal to minus 1/2 into z e square multiply by r नीचे था, इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो n स्क्वायर इस स्क्वायर नीचे आएगा, 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। केवल इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा। देन नेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट which is equal to minus 2 pi square m z square e power 4 divided by n square h square, यानी कि टोटल जो आपके पास एनर्जी आएगी nth ऑर्बिट की वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। और इसमें ही मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं इक्वेशन P, total energy of electron present in nth orbit calculated by equation P। इक्वेशन P से हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, 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 सभी कांस्टेंट्स की सीजीएस में वैल्यू पुट करेंगे। सीजीएस में क्यों पुट करेंगे इसका रीजन बता चुका हूं मैं, क्योंकि हमने k को सीजीएस में पुट कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे जो आएगा E है, इक्वेशन थी हमारे पास माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर।
कांस्टेंट की ये पी इक्वेशन थी, कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इसमें। कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यू है, E of n which is equal to -2 into pi is 22/7 square into n is mass of electron। बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लेना साइड में, which is 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। CGS में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय Z वेरिएबल है, किसी भी एटम के लिए यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय E is 4.8 into 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट और 4 CGS में पुट किया मैंने, डिवाइडेड बाय N भी वेरिएबल है इंटू H है स्क्वायर इंटू H की जो वैल्यू है वो कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड CGS में, इसका भी स्क्वायर है। जब इन वैल्यूज को हम ओपन करेंगे देन इट इज En इज इक्वल टू -13.6 into Z square upon N square and it is in इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम के लिए ये एनर्जी आई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इंटू V इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल दे सकते हैं, जूल पर मोल दे सकते हैं, किलो जूल पर मोल दे सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बता रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और अगर एक मोल के लिए इसी को रिप्रेजेंट करें देन E of n which is equal to -13.6 इंटू, ये तो एक एटम का हो गया, इंटू एक मोल अगर एटम है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम होंगे, देन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय जूल में भी कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, देन E of n which is equal to -1312, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -90 है, ये है, ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा, -1312 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये जो आपके पास आई वैल्यू ये किलो जूल पर मोल होगी, एक मोल के लिए। इसको हम किलो कैलोरी पर मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से बैठा रहा हूँ, हमें जनरली यूज आने वाला फॉर्मूला ये है, या फिर किलो जूल वगैरह में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी विच इज इक्वल टू 4.18 ऑफ जूल, ये रिलेशन होता है कैलोरी का, इसको हम 4.18 से डिवाइड कर देंगे, देन E of n विच इज इक्वल टू -1312 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.18 किलो कैलोरी, वो किलो जूल में था, ये किलो कैलोरी में हो जाएगा पर मोल, देन E of n which is equal to -313.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये जो वैल्यू आई ये हो जाएगी किलो कैलोरी पर मोल में। इनसे हम कैलकुलेट Z और N हमारे दिए हुए हैं, तो हम एनर्जी ऑफ n सेल यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एनर्जी का फॉर्मूला, हम किस टाइप से ड्राइव करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जिस टाइप से हमने रेडियस में डिस्कस किया था, सिमिलरली हमारे पास जो फॉर्मूला आ चुका है वो E of n which is equal to -13.6 into Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए आ चुका है। तो Z और N अगर हमें दिए हुए हैं तो दो कंडीशन लगा देंगे, मेन Z इज कांस्टेंट, अगर Z कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट माना, ये भी कांस्टेंट है, ये इक्वल है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा यहाँ पे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर पे। E of n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ध्यान दे लेना, यहाँ पे आपको इनवर्सली दिख रहा है, लेकिन साइन माइनस का होने की वजह से इसके मोड को मैंने ऊपर कर दिया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मोड को अगर देखें तो नेगेटिव साइन के साथ इंक्लूड किया है इसको मैंने, तो नेगेटिव साइन के साथ इंक्लूड करेंगे तो n बढ़ता जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ साथ एनर्जी की वैल्यू कम होगी, मीन्स मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगी, मीन्स एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो
ग्राफ इस टाइप से आएगा, En और n स्क्वायर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर En और n के बीच में ग्राफ एक्सपोनेंशियल आएगा स्टेप से, एक्सपोनेंशियली स्टेप से बढ़ जाएगा। या फिर सेकंड कंडीशन ले सकता हूं मैं कि व्हेन n इज कांस्टेंट, अगर n कांस्टेंट है देन एनर्जी ऑफ n सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर। z बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि z सामने था तो माइनस में है, इसलिए ये बढ़ेगा तो नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, मीन्स एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर ये घटेगा तो नेगेटिव एनर्जी कम आएगी तो ये बढ़ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस कंडीशन में ये ग्राफ ले सकते हैं कि En और 1/z स्क्वायर के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, En 1/z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन En और z स्क्वायर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ इस टाइप से आएगा कि z स्क्वायर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। यही कंडीशंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ग्राफ के नीचे ही नोट करना है इसको कि अगर हम z कांस्टेंट रखते हैं, हम एक ही एटम रख रहे हैं, ये इसकी फर्स्ट साइड है, ये इसकी सेकंड साइड है, ये इसकी थर्ड साइड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सपोज करो इसकी इनफाइनाइट सेल है, इनफाइनाइट सेल का भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसके साथ। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट सेल थी, n=1, ये n=2 है और ये n=3 है। इससे रिलेटेड एनर्जी E1 है, इससे रिलेटेड एनर्जी E2 है, इससे रिलेटेड एनर्जी E3 है, और इनफाइनाइट सेल से रिलेटेड एनर्जी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेल का मतलब क्या है कि अगर किसी सेल पे या किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, और अगर एटम से जस्ट बाहर निकल चुका है इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट सेल में जा चुका है, यानी कि एटम के अंदर की जो सेल्स होंगी वो एटम के अंदर होंगी, और इनफाइनाइट सेल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एटम से बाहर निकल चुका है, वो एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फील्ड में नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी, विच इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n जैसे जैसे बढ़ जाएगा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो इसके केस में हम क्या बता सकते हैं कि E इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा सेल उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी, मींस मोर नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी, और न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतनी ही लेस नेगेटिव वैल्यू होगी। लेकिन एटम के अंदर जब तक वो रहेगा तब तक उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस दैट स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी होगी सेल की उतनी स्टेबल सेल ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टेबिलिटी एटम की यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है बाय नील्स बोर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो बताया था उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था उसने, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया इस स्टेबिलिटी को कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि लेस एनर्जी, और लेस एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबिलिटी। मींस एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी, और अगर उसकी एनर्जी नेगेटिव है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ज्यादा है। और अगर एटम से बाहर चला गया तो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी उसकी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी वहां पे नहीं दिख रही, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए Z था, वो Z था कांस्टेंट है, कोई भी एटम है उसके लिए Z कांस्टेंट है, तो n जैसे जैसे उसमें बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। उसके केस की अगर बात करें तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि न्यूक्लियस के जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतनी ही उसकी एनर्जी कम रहेगी। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम इनका कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, ये इसकी रेडियस है, हीलियम का न्यूक्लियस ये है, ये रेडियस है, लिथियम का न्यूक्लियस ये रेडियस है, और बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये रेडियस है। एटम के साइज कम होते चले जाएंगे। यहाँ पे Z अगर देखें तो 1 है, 2, 3 और 4 है। n को मैंने फर्स्ट लिया है सब में, यानी n को हमने कांस्टेंट रखा है, सभी के हमने फर्स्ट सेल लिए। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे Z बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडियस कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे वही कंडीशन ली है मैंने। इसके साथ साथ हम एनर्जी की अगर बात करें तो इसकी एनर्जी सपोज करो कितनी है, E ऑफ H, इसकी एनर्जी है E ऑफ He, इसकी एनर्जी है E ऑफ Li प्लस 2, और इसकी एनर्जी है N ऑफ E ऑफ B प्लस 3। तो मैंने अभी बताया कि Z अगर बढ़ता चला गया तो एनर्जी कम होती चली जाएगी, मीन्स E ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन E ऑफ हीलियम
is greater than E of lithium is greater than E of beryllium +3। यानी कि जितना नजदीक आ गया सेल न्यूक्लियस के उतनी उसकी एनर्जी कम हो गई। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। ये फॉर्मूला है आपके सामने, इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, ये सेल्स बनेंगे। ये मैं इनफाइनाइट सेल यूज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और सपोज करो ये फिफ्थ है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ होगी, सेवंथ होगी, वो बनी हुई होगी। तो ये कौन सा एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम। यानी कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल टू -13.6 into n स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 है और n फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो 1 है, विच इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के सेकंड सेल की एनर्जी अगर हम देखें, सेकंड सेल की, तो z की वैल्यू तो 1 ही है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन n की वैल्यू 2 हो गई। देन -13.6 into 1 square upon 2 square means -13.6 divided by 4 which is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए चल रहे हैं। थर्ड सेल के लिए अगर हम देखें तो -13.6 into 1 square upon 3 square means -13.6 divided by 9 which is equal to -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 which is -13.6 into 1 square upon 4 square 16 which is equal to -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स 8384 के लगभग आएगा। कैलकुलेशन कर लेना इसकी पर एटम के लिए। E5 which is equal to -13.6 into 1 square divided by 5 square 25 से डिवाइड कर देंगे इसको, then which is -0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स। और अगर E इनफाइनाइट की हम बात करें तो -13.6 into 1 square अपॉन इनफाइनाइट which is equal to 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इनफाइनाइट शेल की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और वो जीरो होती है। इसकी वैल्यू कितनी है, -13.6 -3.4 -1.51 देश। यानी कि एनर्जी क्या होती जा रही है, घटती नहीं जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन है सामने। सबसे कम वैल्यू ये है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, और सबसे ज्यादा ये है। इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती। यानी कि एटम से बाहर होते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कितना यूज किया हमने, एटॉमिक ऑर्बिट की एनर्जी वहां पे 0 हो चुकी है और मैक्सिमम है। अगर हम दोनों का गैप देखें तो दोनों का गैप कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों माइनस में, लेकिन गैप का मतलब ज्यादा में से कम को घटाना है, मींस -3.4 -13.6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ज्यादा ये है कम ये है, देन व्हिच इज 10.2। इन दोनों का अगर गैप देखें हम तो आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लिख रहा हूं 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का अगर गैप देखें तो आ जाता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का अगर गैप देखें तो यह आ जाता है 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनर्जी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एनर्जी का गैप सक्सेसिव ऑर्बिट्स के अंदर या सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के अंदर एनर्जी का गैप डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन है कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी होती है, इनफाइनाइट सेल की, जो कि सेल किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, एटम से बाहर हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे सेल बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ऑर्बिट बढ़ता जाता है तो एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के अंदर एनर्जी का गैप डिक्रीज होता चला जाता है। तो यह कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं। According to Bohr, energy increase with increasing number of orbit and stability of cell decreased
अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट एनर्जी गैप बिटवीन successive energy levels decreased. Highest energy contain infinite shell. इनफाइनाइट सेल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, वो सेल बाहर हो चुके हैं वहां से। इनफाइनाइट सेल मीन्स इलेक्ट्रॉन is just out from atom is maximum, which is zero, यानी it is Bosch correspondence law. यहाँ पे क्या है कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल टेंड्स टू जीरो। ये बहुत करस्पॉन्डेंस लॉ है कि इनफाइनाइट सेल में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अदरवाइज सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम की स्टेबिलिटी होगी। और ये चीज प्रूव करती है रदरफोर्ड के मॉडल को। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि एटम स्टेबल क्यों होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि एटम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो सेल में होगा और सेल में उसकी नेगेटिव एनर्जी होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी या जितनी मोर नेगेटिव एनर्जी होगी एटम की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उस सेल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन इनफाइनाइट सेल की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए एटम की स्टेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, लेकिन मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ चली जाएगी, और इनफाइनाइट सेल की एनर्जी जीरो मैक्सिमम होगी, लेकिन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे गैप ज्यादा था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। ये कंक्लूजन था बोर मॉडल की एनर्जी लेवल्स। कहने का मतलब ये है कि गैप इस टाइप से बढ़ेगा कि सपोज करो ये हम इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ले रहे हैं और ये लेवल है फर्स्ट सेल का, तो सेकंड सेल का लेवल उससे ऊपर होगा, मींस सेकंड सेल की एनर्जी ज्यादा होगी, थर्ड सेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी, फोर्थ सेल की एनर्जी भी ज्यादा होगी उससे, फिफ्थ की एनर्जी फोर्थ से ज्यादा होगी, सिक्स्थ की एनर्जी फिफ्थ से भी ज्यादा होगी, और सेवंथ की इससे भी ज्यादा होगी। लेकिन एनर्जी का अगर गैप देखें हम तो इन दोनों की एनर्जी का गैप ज्यादा होगा बजाय इन दोनों की एनर्जी गैप से, बजाय इन दोनों की एनर्जी गैप से, बजाय इन दोनों की एनर्जी गैप से, बजाय इन दोनों की एनर्जी गैप से। यानी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, बाकी और भी एटम ले सकते हैं लेकिन यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम होने चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे थी -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे थी -0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 6 सेल की भी अगर हम निकाल लें तो एनर्जी ऑफ 6 सेल दिस इज -13.6 into 1 square upon 36 square, then which is equal to 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स माइनस 0. ये माइनस में आएगा, इट इज इक्वल टू -0.39 इलेक्ट्रॉन। और जो इनफाइनाइट सेल है उसकी एनर्जी ई इनफाइनाइट 0.00 हो जाएगी, वो एटम से बाहर निकल जाएगी। इन दोनों का गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों का जो गैप है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली अभी बताया आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों का गैप है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इन दोनों का जो गैप आएगा वो 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मीन्स गैप कम होता जा रहा है लेकिन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही दिखाया मैंने, गैप ज्यादा है फिर कम है फिर कम है फिर कम है फिर कम है, इस टाइप से गैप कम होता चला जाता है एनर्जी लेवल्स में। तो इस टाइप से हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात ले रहा हूँ एनर्जी पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे आपसे कह दिया गया कैलकुलेट एनर्जी ऑफ
थर्ड शेल ऑफ हीलियम, n इज 3 हो गया और z इज 2 हो गया हीलियम के लिए। एनर्जी क्या आ गई, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -54.4 डिवाइड बाई 9 विच इज 6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा कि हीलियम के थर्ड शेल की एनर्जी ये होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, energies of second cell of lithium and third cell of barium। तो एक तो हमने लिथियम ले लिया और एक हमने बेरियम ले लिया B+3। लिथियम के लिए n की वैल्यू 2 दी हुई है और Z की वैल्यू लिथियम के लिए 3 होती है। इसके लिए n की वैल्यू 3 दी हुई है और Z की वैल्यू इसके लिए 4 होती है। तो इसके लिए एनर्जी ऑफ लिथियम आ गई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 2 स्क्वायर। और एनर्जी ऑफ बेरियम आपके पास आ गई यहाँ पे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो लेना है, E ऑफ Ni+2 डिवाइड बाई E ऑफ B+3 विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई -13.6 इंटू 16 डिवाइड बाई 9। तो इससे भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 9 इंटू 9 which is equal to 81 divided by 16 into 4 which is 64 means 81:64। ये इनका एनर्जी का रेशियो हो जाएगा इन सेल्स की। इसी टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, एनर्जी ऑफ सेकंड सेल ऑफ हाइड्रोजन is X, then what is energy of third shell of He plus in terms of X? X की टर्म में लिथियम हीलियम के थर्ड शेल की एनर्जी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट जो आ रहा है -13.6 उसकी टर्म x में के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए Z हो गया 1 और n की वैल्यू दी गई सेकंड। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन विच इज x आपको गिवन है इतनी है विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी कि -13.6 किसके इक्वल आ गया, -13.6 इज इक्वल टू 4x। ये 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 4x के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट में आप पुट कर दो, हीलियम के लिए निकालनी है आपको। तो हीलियम के लिए एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इसके लिए Z2 हो गया और n आपको 3 गिवन है कि थर्ड शेल की निकालनी है विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3 स्क्वायर and energy of helium plus which is equal to -13.6 की वैल्यू यहाँ पे x की टर्म में पुट कर दिया हमने 4x multiplied by 4 divided by 9 means it is 16x ratio 9। ये x की टर्म में एनर्जी आ जाएगी हीलियम एटम की। हीलियम एटम का मतलब यहाँ पे हीलियम प्लस से है। इसके अलावा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, सपोज करो आपको which orbit of B+3 having same energy
then energy of third orbit of lithium plus 2, यानी बेरिलियम प्लस 3 के कौन से ऑर्बिट की एनर्जी लिथियम प्लस 2 के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल होगी। तो एक तो आपने ले लिया बेरिलियम प्लस 3 और एक ले लिया आपने लिथियम प्लस 2। इसके लिए n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि कौन सा ऑर्बिट है। z आप जानते हो, इसके लिए कितना हो गया 4। इसके लिए n की वैल्यू आपको गिवन है कि थर्ड है और z आप इसका जानते हो थर्ड है। इसकी एनर्जी जो होगी वो होगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और इसकी एनर्जी होगी विच इज होगी -13.6 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। और इनके लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल रखने हैं क्योंकि हमें इक्वल एनर्जी देखनी है कि दोनों की एनर्जी इक्वल थी, तो n निकाल देंगे हम। देन फाइनल इक्वेशन आ गई आपके पास -13.6 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6। ये 1 हो गया, इसको हटा दिया मैंने। -13.6 से -13.6 कैंसिल, देन n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, देन n इज 4। यानी कि लिथियम की थर्ड शेल की एनर्जी बेरिलियम के फोर्थ शेल की एनर्जी के इक्वल होगी। यानी कि एनर्जी का कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल हाइड्रोजन की एनर्जी, सेकंड शेल हीलियम की एनर्जी, थर्ड शेल लिथियम की एनर्जी, फोर्थ शेल बेरिलियम की एनर्जी, फिफ्थ शेल बोरॉन की एनर्जी, सभी की एनर्जीज इक्वल होगी और उसकी वैल्यू होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मैं यहाँ पे कॉमनली कर रहता हूँ एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल of hydrogen, second shell of helium, third shell of lithium, fourth shell of beryllium, fifth shell of boron are equal -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n1 है z1 है, n2 है z2 है, n3 है z3 है, n4 है z4 है, n5 है z5 है, और फॉर्मूला आता है n स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस टाइप से होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, व्हाट इज energy, potential energy and kinetic energy of third shell of helium। तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लोगे, n is 3 और z is 2, तो टोटल एनर्जी होगी -13.6 इंटू z स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। अभी निकाली थी हमने, वो आ गई थी कितनी 54 -54.4 डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गई टोटल एनर्जी। ये आ गई क्या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी और उसमें रिलेशन होता है, ये टोटल एनर्जी आपके पास En निकाल दी हमने। काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये भी रिलेशन बता रखा है मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया विच इज इक्वल टू 6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बता रखा है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल होते हैं लेकिन साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है 2 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की दुगनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू माइनस ऑफ 6.044। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -12.088 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इस टाइप से निकाल लेंगे। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं एनर्जी का गैप हम कैसे निकालें। एनर्जी गैप टॉपिक डाल लेना इसी में अलग से। बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, टू ऑर्बिट्स
कोई भी दो ऑर्बिट यूज कर सकते हैं। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये कोई भी ऑर्बिट है n इज n1 और ये कोई भी ऑर्बिट है विच इज n2। इससे रिलेटेड एनर्जी है वो E1 है, इससे रिलेटेड एनर्जी E2 है। दोनों के बीच का गैप निकालना है, हमें बता रखा है इसके पोस्टल रेट में विच इज डेल्टा ई, और डेल्टा ई किसके इक्वल होता है E2 माइनस E1, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। एनर्जी ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा एनर्जी N2 की रहेगी जो कि आउटर सेल है और N1 इनर सेल है। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे E1 विच इज इक्वल टू माइनस 13.6, E1 तो किसके हो गया माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, एक ही एटम है जेड तो कांस्टेंट ही रहेगा उसके लिए, अपॉन N1 स्क्वायर एंड E2 विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। N1 और N2 कोई भी शेल है तो गैप क्या आ गया डेल्टा E विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू E2 की वैल्यू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये आ गया, प्लस वाले को पहले ले लिया मैंने, माइनस वाले को बाद में, और इसमें से कॉमन ले लिया 13.6। देन डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 प्लस आ जाएगा क्योंकि ये बाहर ले लिया मैंने, इधर प्लस का है ये माइनस का आगे ले लिया, और इनमें से 13.6 और जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इससे हम दो शेल का एनर्जी गैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस आएगा क्योंकि दोनों का गैप निकाला है, और गैप हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ज्यादा में से हम कम को घटा पा रहे हैं, तो इससे हम एनर्जी का गैप भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके पास है इस टाइप का, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड शेल ऑफ हीलियम एटम। सेकेंड और थर्ड शेल मीन्स N1 दी हुई है आपको सेकेंड लोअर एनर्जी, और N2 दी हुई है वो है थर्ड, और जेड हीलियम के लिए हो गया वो हो गया 2। तो डेल्टा ई एनर्जी गैप विच इज इक्वल टू ये आपस में एच न्यू के इक्वल ही होगा। इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वो आगे निकालेंगे क्योंकि डेल्टा ई जो होता है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है, दो एनर्जी गैप, दो लेवल का एनर्जी गैप होता है, विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा ई विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, Z2 था, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। डेल्टा ई इज इक्वल टू 54.4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया 1/4 और 1/9, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 36, यहाँ आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4, देन डेल्टा ई विच इज इक्वल टू 54.4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 की एनर्जी गैप हो जाएगा। इसको और आगे हम सोल्व कर लेंगे और आंसर लिख देंगे इसके आगे, मैं इसको सोल्व करके आंसर लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस टाइप से हम एनर्जी के गैप को भी कंसिडर कर लेते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है लैम्डा से रिलेटेड में, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज दैट एनर्जी लेवल्स इस टाइप से हैं। एक एनर्जी लेवल ये है जो कि लोअर एनर्जी लेवल है, ये उससे ज्यादा वाला है, ये उससे ज्यादा वाला है। यहां से यहां तक का जो लैम्डा है वो लैम्डा 1 है, यहां से यहां तक का जो लैम्डा है वो लैम्डा 2 है, और यहां से यहां तक का जो लैम्डा है वो लैम्डा 3 है। यानी कोई भी लेवल्स बने हुए हैं जिनके लैम्डास ये हैं, दोनों के गैप का लैम्डा है, इन दोनों के गैप का लेवल है ये n इज सपोज करो n1 है, ये n2 है और ये n3 है, कोई भी शेल हो सकती है, और ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ। तो उस कंडीशन में आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन
बिटवीन लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ऐसा नहीं है कि ये इतना है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा एनर्जी गैप्स है, लेकिन उस एनर्जी से रिलेटेड लैम्डा दिया हुआ है। तो सपोज दैट इन दोनों का एनर्जी जो गैप है वो डेल्टा ई आएगा, और डेल्टा ई किसके एच न्यू के इक्वल होता है। तो इसके एनर्जी गैप को मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा E3, इसके एनर्जी गैप को नाम दे रहा हूँ मैं डेल्टा E2, और इसके एनर्जी गैप को नाम दे रहा हूँ मैं डेल्टा E1। देन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा ऑफ E1 विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ E2 प्लस डेल्टा ऑफ E3। एनर्जी गैप है वो इसके इक्वल आएगी, इसका एनर्जी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन लैम्डा इक्वल नहीं है। और डेल्टा ऑफ E1 which is equal to hc by lambda 1, delta of E2 which is equal to hc by lambda 2, और delta of E3 hc by lambda 3। पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी कि डेल्टा ऑफ hc अपॉन लैम्डा 1 which is equal to hc अपॉन लैम्डा 2 प्लस में hc अपॉन लैम्डा 3, hc से hc कैंसिल हो जाएगा, देन 1 by lambda 1 which is equal to 1 by lambda 2 प्लस में 1 by lambda 3, ये रिलेशन आ जाएगा, जिसको और आगे ओपन कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ lambda 1 which is equal to एलसीएम लेंगे तो lambda 2 lambda 3 आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोक कर दिया मैंने। तो lambda 1 which is equal to lambda 2 lambda 3 डिवाइड बाय lambda 2 प्लस lambda 3। ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया which is lambda 2 lambda 3, ऊपर आ गया lambda 3 प्लस lambda 2, रेसिप्रोक किया तो lambda 1 ऊपर ले लिया तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा इसके बीच में। ये था एनर्जी हम किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, एक एटम की क्या होती है, एक मोल्स की क्या होगी, दो एनर्जी गैप को हम किस टाइप से कंसीडर करेंगे। एनर्जी गैप डिक्रीज होता चला जाता है और एनर्जी बढ़ती चली जाती है। हाईएस्ट एनर्जी इनफाइनाइट शेल की होती है। इसी के साथ सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, रिवॉल्यूशन टाइम कितना लगता है, या फिर रिवॉल्यूशन में मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, या फिर एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सब की कंसिडर करेंगे हम। यानी कि बोर मॉडल अभी चल रहा है। थैंक यू।